2024 लोकसभा के इलेक्शंस अभी 1-2 महीने में ही होने वाले हैं और कई बार मोदी जी को ये कहते हुए सुना होगा कि अब की बार 400 पार। इस बार अगर 400 पार सीट लाने का टारगेट है बीजेपी का, एनडीए का, तो इसके लिए मोदी मैजिक साउथ में भी चलना चाहिए, जो अभी तक वहाँ पर नहीं है। स्पेशली तमिलनाडु में, जहाँ पर 39 लोकसभा सीट्स हैं, जो सदर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा सीट्स रखता है। 2014-2019 में वहाँ पर हार्डली एक सीट मिली बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को वहाँ के लोग हिंदी पार्टी कहते हैं, नॉर्थ इंडियन पार्टी कहते हैं, दिल्ली की पार्टी कहते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि तमिलनाडु में बीजेपी का ग्रास रूट लेवल कोई नेता नहीं है जो मोदी जी के या बीजेपी के अचीवमेंट को, उनकी पॉलिसीज़ को उन लोगों तक पहुंचा सके। इस गैप को फिल करने के लिए बीजेपी ने अन्नामलई को तमिलनाडु का प्रेसिडेंट बनाया। जहां तक अन्नामलई की बीजेपी में एंट्री की बात करें तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ बीजेपी तमिलनाडु में लोकल लीडर की तलाश में थी, एक ऐसे फेस की तलाश में थी जो मासेस को कनेक्ट करता हो। इसके लिए बीजेपी ने काफ़ी दिनों तक रजनीकांत का वेट किया कि शायद रजनीकांत बीजेपी में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ को लेकर रजनीकांत ने जब मना कर दिया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं, उसी समय कर्नाटक में एक आईपीएस ऑफिसर अन्नामलई, जो अपने काम के लिए बहुत फेमस हो रहे थे, मासेस से कनेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कई ऐसे केसेस सॉल्व किए थे जिससे लोग उनको अपना हीरो समझने लग गए थे। जैसे एक केस था जिसमें एक माइनर लड़की की रेप करने के बाद डेथ हो जाती है। लड़की की माँ अन्नामलई से कहती कि क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला सकते हो। इस पर अन्नामलई ने कहा कि मैं आपकी बेटी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपकी बेटी सबके लिए एक मिसाल ज़रूर बन सकती है। इसके लिए अन्नामलई ने उस लड़की के नाम पर स्कॉलरशिप अनाउंस करी। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करवाए, जैसे कि एक मोबाइल ऐप बनवाया जिसमें कोई भी पुलिस कंप्लेन कर सकता है और उस कंप्लेन की क्या प्रोग्रेस हुई वो उसमें देख सकता है। अन्नामलई की पोस्टिंग जहाँ पर होती थी उस जगह से लोग उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। जब ट्रांसफ़र के ऑर्डर आते थे तो लोग वहाँ पर प्रदर्शन करते थे, भीड़ इकट्ठा हो जाती थी कि हम आपको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस हद तक पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी अन्नामलई की कर्नाटक और तमिलनाडु में। लोग अन्नामलई के काम करने के स्टाइल से बहुत इम्प्रेस रहते थे और वहाँ के लोग उन्हें सिंघम के नाम से बुलाते थे। 10 साल तक एज आईपीएस ऑफिसर जॉब करने के बाद, लोगों की सेवा करने के बाद 2019 में अन्नामलई ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। दैट वाज द टाइम जब बीजेपी भी एक फेस देख रही थी तमिलनाडु के लिए जो मासेस से कनेक्ट करता हो। बीजेपी ने इमीडिएटली अन्नामलई को बीजेपी प्रेसिडेंट तमिलनाडु का बना दिया। 40 साल की अन्नामलई एक यंग, एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन है। उनकी ऑनेस्टी, पॉलिटिकल विजन और पब्लिक कनेक्शन की वजह से तमिलनाडु के लोगों में उनसे एक उम्मीद नज़र आती है। अदरवाइज 1971 के बाद से तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके ही पॉलिटिक्स में रही हैं, पावर में रही हैं, और इन्होंने हमेशा से परिवारवाद की, हेट्रेड की और नेगेटिव प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स करी है। अन्नामलई ने 28 जुलाई 2023 को एक पदयात्रा शुरू करी, एन1 एल मक्कल, जिसका मतलब होता है माई पीपल माई सॉइल, जिसमें उन्होंने 6 महीने के अंदर 234 विधानसभा कवर करी पैदल चलकर। अन्नामलई ने मोदी जी के स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तमिलनाडु के दूर के गाँव में घर घर में पहुँचाया, जो शायद अभी तक नहीं पहुँचा था। जिस गांव में, जिस जगह पर अन्नामलई जाते हैं, वहाँ के लोकल क्राउड उन्हें वहाँ ज्वाइन करते हैं, वहाँ के लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते, वो किसानों की प्रॉब्लम को सुनते, लोग सरकार से क्या चाहते हैं, और अन्नामलई उन्हें पूरा विश्वास दिलाती कि मैं ये काम करवाऊँगा। इस तरह से लोगों का एक कनेक्शन बनता चला गया। यही वजह है कि गांव का गरीब आदमी अन्नामलई से उम्मीद लगाए बैठा है। यहाँ तक लोग अन्नामलई को तमिलनाडु का मोदी कहते हैं। इस पूरे पदयात्रा में अन्नामलई मोदी जी के काम, उनके अचीवमेंट, उनकी स्कीम को लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सदर्न स्टेट के बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं, और यही वजह है कि वो जो दिल्ली के काम है, जो सरकार के काम है, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचते, वो नहीं समझ पाते हैं, और इसी गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं अन्नामलई। इसके लिए पदयात्रा के दौरान व्हाट डिड मोदी डू की बुकलेट भी बांटी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देश के लिए क्या किया है, तमिलनाडु के लिए क्या किया है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु के वेलफेयर के लिए खर्च किए गए हैं। काशी तमिल संगमम, जिसमें काशी और तमिलनाडु के कल्चर को सेलिब्रेट किया गया है, एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट किया गया है। सेंगोल को पार्लियामेंट में रखा जाना। सेंगोल एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड गवर्नेंस, और ये सेंगोल तमिल के किंग्स
उन दोनों अपने कोर्ट में रखते थे, क्योंकि इसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। अन्नामलई ने मोदी जी के अचीवमेंट के अलावा द्रविडियन पार्टीज़ को खुलकर एक्सपोज किया, चाहे वो सरकार में बैठी डीएमके हो या अपोजिशन में बैठी एआईडीएमके। अन्नामलई ने गाँव में घूम घूम कर लोगों को बताया कि पिछले 40-50 सालों से आर्यन और द्रविडियन थ्योरी के नाम पर कॉमन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया है। ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण्स को आपस में लड़वाया गया है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स करी गई है। अलग साउथ कंट्री बनाने की मांग करी गई है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात करी गई है। 2017 तक जब तक जयललिता और करुणानिधि जिंदा थे, वो अल्टरनेटिवली पावर में रहते थे, सरकार में रहते थे। करप्शन में एआईडीएमके और डीएमके एक दूसरे को टक्कर देते हैं। चुनाव होने के 6 महीने पहले दोनों पार्टीज एक दूसरे पर करप्शन के आरोप लगाती हैं। जैसे चुनाव खत्म होते हैं, एक पार्टी सरकार में आती है तो दूसरे पार्टी के करप्शन को भूल जाती है। कहने का मतलब ये दोनों पार्टीज आपस में मिल बैठकर करप्शन करते रहे और एक दूसरे पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करी। तमिलनाडु के लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज के करप्शन को जानते थे, किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज पैसे कमा रही हैं, पब्लिक के पैसे को अपने जेब में डाल रही हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई पॉलिटिकल फेस नहीं था, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, आज जब अन्नामलई गांव-गांव में घूमकर इन डीएमके और एआईडीएमके पार्टी के करप्शन के बारे में बताते हैं, किस तरह से हजारों करोड़ों का घपला इन पार्टीज़ ने किया है, पब्लिक के पैसों को अपनी जेब में डाला है, तो इस वजह से लोग अन्नामलई पे अपना भरोसा दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात करी। एंटी हिंदू, एंटी नेशनल कमेंट्स आते रहते हैं और इस तरह के कमेंट्स, रिमार्क्स आज नए नहीं हैं। ये तमिलनाडु में तब से हो रहा है जब से द्रविडियन मूवमेंट की शुरुआत हुई है। करुणानिधि भगवान राम को काल्पनिक कहते थे। राम सेतु बनाने वाले राम किस कॉलेज से पढ़े, ऐसा लोगों से पूछते थे। तो इस तरह के कमेंट्स नए नहीं हैं, लेकिन उन दिनों पब्लिक रिएक्ट नहीं करती थी। पब्लिक के पास डीएमके और एआईडीएमके के अलावा कोई दूसरे ऑप्शन नहीं थे। लेकिन आज सभी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब लोग रिएक्ट करते हैं। लोग सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं और इनकी आवाज़ को लीड कर रहे हैं अन्नामलई। यही लोगों का भरोसा 2024 लोकसभा इलेक्शन में वोट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रशांत किशोर का ऐसा मानना है कि पिछले 20 सालों से 30%, करीब 30% वोटर ऐसा था जो ना तो एआईडीएमके को वोट करता था, ना डीएमके को वोट करता था। जिसका सीधा सीधा मतलब है कि 1/3 ऑफ तमिल पीपल ना तो डीएमके को पसंद करती है, ना ही एआईडीएमके को पसंद करते हैं। अब जब अन्नामलई की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, लोगों का उन पर विश्वास बढ़ गया है, तो ये वोट बीजेपी को जा सकता है। बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 3% के करीब था। 2024 में बीजेपी का वोट शेयर 19% के अराउंड जा सकता है। तमिल कल्चर दुनिया का सबसे पुराने कल्चर में से एक है और तमिल के लोग इसको बहुत प्राउडली फॉलो करते हैं। चाहे वो माथे में टीका लगाना हुआ, चाहे अपने घर के सामने रंगोली बनाना हुआ, या सुबह सुबह विष्णु सहस्त्रनाम की चैंटिंग करना। दे आर वेरी मच हिंदू, वेरी मच सनातनी। अब जब उनके पास अन्नामलई जैसा एक लीडर है जो उनकी आवाज़ बन रहा है, तो अब वो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात नहीं सुनेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।